नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो आपके हमारे मोहल्ले जैसा है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर डालता है। सोचिए, मोहल्ले का सबसे ताकतवर आदमी अपने घर में हथियार जमा करे, लेकिन आपको एक लाठी भी न रखने दे। यही कहानी दुनिया में इजराइल और अमेरिका के साथ चल रही है। इजराइल के पास परमाणु बम है, लेकिन वो कभी खुलकर मानता नहीं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर एम्बिग्विटी। वो एनपीटी पर साइन नहीं करता, लेकिन दूसरों को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सवाल है, ये कैसा इंसाफ है? मेरे लिए नियम अलग, तुम्हारे लिए अलग। इजराइल कहता है, मेरे चारों तरफ दुश्मन हैं, मुझे सुरक्षा चाहिए। लेकिन यही तर्क जब ईरान देता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये मामला सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और बराबरी से जुड़ा है। जब कोई देश खुद को नियमों से ऊपर समझता है, टकराव तय है। डर की बुनियाद पर शांति टिकती नहीं। आज ईरान निशाने पर है, कल कोई और हो सकता है। इस परमाणु नीति के खेल में असली खिलाड़ी कौन है और किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, यही समझना जरूरी है। इजराइल अपने पड़ोसियों को परमाणु ताकत बनते नहीं देख सकता। इतिहास इसका गवाह है। 1981 में इराक ने फ्रांस की मदद से ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। इजराइल को शक हुआ कि यह बम के लिए है। इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन ओपेरा में रिएक्टर तबाह कर दिया। 2007 में सीरिया पर भी यही दोहराया। ऑपरेशन ओनरचर्ड में संदिग्ध रिएक्टर को नेस्तनाबूद किया। इजराइल ने साफ संदेश दिया, पड़ोस में परमाणु शक्ति बर्दाश्त नहीं। अब 2025 में ईरान निशाने पर है। ईरान कहता है, हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है। इसी शक के आधार पर दोनों ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। ये हमले पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़े थे। इजराइल और अमेरिका शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य कार्रवाई को जायज मानते हैं। यह नीति बार बार दोहराई जाती है, जिसे खतरा लगे उस पर हमला करो। लेकिन क्या यह वाकई सुरक्षा है या सिर्फ ताकत का खेल? इजराइल अकेला नहीं, उसका सबसे बड़ा समर्थक है अमेरिका। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को अपनी विदेश नीति का हिस्सा मानता है। जब भी इजराइल हमला करता है, अमेरिका या तो खुलकर समर्थन करता है या चुपचाप सहमति देता है। पर्दे के पीछे से खुफिया और कूटनीतिक मदद मिलती रहती है। 2025 में ईरान पर हमलों में अमेरिका की भूमिका और भी खुलकर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर हमला किया। कई लोग इसे अवैध मानते हैं। अमेरिका का समर्थन सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक भी है। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल कर इजराइल को बचाता है। इससे इजराइल को सुरक्षा कवच मिल जाता है और वो और आक्रामक हो जाता है। आलोचक कहते हैं, यह मिलीभगत मध्य पूर्व में सिर्फ अपने हितों के लिए किसी भी नियम को तोड़ सकती है। बाकी देश असहमत होते हुए भी अमेरिका के डर से चुप रहते हैं। अमेरिका इजराइल का पावर ब्लॉक चुनौती देना लगभग नामुमकिन बना देता है। यह परमाणु दादागिरी है, जहां दो देश तय करते हैं कि किसके पास कौन सा हथियार होगा। सवाल है, क्या इजराइल अमेरिका की कार्रवाई वाकई सुरक्षा के लिए है या सिर्फ दबदबा बनाए रखने का खेल? इजराइल कहता है, हमारे चारों तरफ दुश्मन हैं, हमें अस्तित्व का संकट है। लेकिन आलोचक मानते हैं, यह ताकत के संतुलन का खेल है। इजराइल अकेला परमाणु शक्ति बना रहना चाहता है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई नया देश उसके हितों को चुनौती दे। ईरान को रोकना दोनों के साझा हित में है। लेकिन मार्च 2025 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और आईईए ने कहा, ईरान के पास बम बनाने का कोई सक्रिय कार्यक्रम नहीं था। फिर हमला क्यों? क्या यह सिर्फ शक के आधार पर था या बराबरी रोकने की रणनीति? यह रवैया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। कानून शक के आधार पर कार्रवाई की इजाजत नहीं देता। लेकिन यहां अमेरिका इजराइल खुद ही जज और जल्लाद बन गए। यह जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जंगल राज है। ताकतवर की मर्जी ही कानून बन गई है। सवाल उठता है, अगर कुछ देशों को परमाणु बम रखने का हक है तो बाकी को क्यों नहीं? सुरक्षा का हक सबका बराबर होना चाहिए। इजराइल कहता है, मुझे खतरा है, तो ईरान भी यही तर्क दे सकता है। जब तक कुछ देशों के पास परमाणु हथियार रहेंगे, बाकी भी कोशिश करते रहेंगे। या तो सब अपने हथियार खत्म करें या सबको हक मिले। मौजूदा व्यवस्था, जहां कुछ देशों के पास हथियार हैं, बाकी पर रोक है, नाइंसाफी है।
ये नीति कमजोर देशों को डरा धमकाकर अधीन रखने का तरीका है। यूक्रेन का उदाहरण देखिए, परमाणु हथियार छोड़े, सुरक्षा का भरोसा मिला, लेकिन हमला होने पर कोई मदद नहीं मिली। इससे ईरान जैसे देशों का विश्वास और पक्का होता है कि परमाणु बम ही अस्तित्व की गारंटी है। अमेरिका इजराइल की दमनकारी नीति, जिसे रोकना चाहती है, असल में उसी को बढ़ावा देती है। परमाणु अप्रसार का लक्ष्य और मुश्किल हो गया है। अब सवाल है, टेक्नोलॉजी पर किसका हक? आज विज्ञान और तकनीक किसी एक देश की जागीर नहीं। परमाणु ऊर्जा और बम बनाने की तकनीक में फर्क कम है। जो देश यूरेनियम संवर्धित कर सकता है, वो हथियार भी बना सकता है। सिर्फ कुछ देशों को तकनीक रखने देना, यह भी दोहरा मापदंड है। ईरान कहता है, हमारा वैज्ञानिक अधिकार है, हम ऊर्जा के लिए तकनीक चाहते हैं। IAEA की निगरानी में काम कर रहे हैं। फिर भी हमला क्यों? यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास और आत्मनिर्भरता का सवाल है। तकनीकी रंग भेद की नीति, कुछ देशों को छूट, बाकी पर पाबंदी। कौन तय करेगा कौन भरोसेमंद है? वही ताकतवर देश। यह नीति दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है, टेक्नोलॉजी वाले और बाकी। इजराइल अमेरिका के हमले पर दुनिया बंटी हुई है। यूरोप ने पहले गाजा पर इजराइल की आलोचना की, लेकिन ईरान पर हमला होते ही सुर बदल गए। इजराइल ने ध्यान गाजा से हटाकर ईरान पर लगा दिया। कूटनीतिक जीत। रूस ने हमलों की निंदा की, लेकिन यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन चाहिए, इसलिए खुलकर विरोध नहीं किया। चीन ने शांति की अपील की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अरब देशों की प्रतिक्रिया सबसे दिलचस्प। ईरान शिया है, कई सुन्नी अरब देश उसे प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। ईरान के मिसाइल हमलों पर जॉर्डन जैसे देशों ने इजराइल अमेरिका की मदद की। पर्दे के पीछे दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली राजनीति चल रही है। हर देश अपने हितों के हिसाब से चल रहा है, कोई सीधा दोस्त या दुश्मन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और बराबरी के सिद्धांत पीछे छूट गए हैं। ताकतवर देश जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, बाकी दुनिया या तो चुप है या अपने छोटे फायदों के लिए शामिल। आप सोच सकते हैं, इस लड़ाई से मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यह सिर्फ देशों की नहीं, उसूलों की कहानी है। अगर आज आप दादागिरी पर चुप रहेंगे, कल वो आपके दरवाजे तक आ सकती है। जब कोई देश खुद को कानून से ऊपर समझता है, असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इससे अस्थिरता और युद्ध का खतरा बढ़ता है। उदाहरण, अगर कल चीन कहे, भारत मिसाइल रोको, नहीं तो हमला करेंगे, तब हम क्या कहेंगे? इसलिए सही गलत पर बोलना जरूरी है, चाहे मामला किसी का हो। इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ता है। मध्य पूर्व में टकराव से तेल महंगा, महंगाई बढ़ती है। ईरान पर हमले के बाद भी यही होगा। आर्थिक मंदी, रोजगार पर असर। यह कहानी आपको दुनिया को समझने का नजरिया देती है। मीडिया की खबरें कैसे पढ़ें, राय कैसे बनाएं। एक जागरूक नागरिक के नाते यह समझना आपका हक और जिम्मेदारी है, क्योंकि आज की दुनिया में दूर की घटना भी आपके घर तक असर डालती है। तो नतीजा क्या है? हम दौराहे पर हैं। एक तरफ इजराइल अमेरिका की कार्रवाई, सुरक्षा के नाम पर लेकिन खतरनाक मिसाल। दूसरी तरफ बराबरी और न्याय का सिद्धांत, सुरक्षा सबका हक, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मौजूदा नीति हथियारों की होड़ और अविश्वास बढ़ाएगी। ईरान जैसे देश और छिपकर हथियार बनाएंगे, खतरा और बढ़ेगा। तो क्या सबको परमाणु बराबरी मिले या कोई भी न रखे? पहला रास्ता खतरनाक, हर कोई एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़ा। दूसरा आदर्शवादी, लेकिन मानवता के लिए सही। ताकतवर देशों को पहल करनी होगी। अपने हथियार खत्म करें, तभी दूसरों को रोकने का नैतिक अधिकार मिलेगा। फैसला हमें और आपको करना है। डर और दादागिरी की दुनिया चाहिए या बराबरी और विश्वास की?